हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC 38 हिंदी अध्याय नंबर 24, जो कि स्वास्थ्य बीमा खंड का आखिरी चैप्टर है। इसका नाम है स्वास्थ्य बीमा के दावे। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि अध्याय नंबर 23 के बोनस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति की रुग्णता को प्रभावित नहीं करता है। रुग्णता अर्थात किसी व्यक्ति को होने वाले रोगों को जो प्रभावित नहीं करेगा, मतलब उसके शरीर में जो बीमारियां हो सकती हैं या है, उन्हें कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शंस है लिंग, जीवन साथी की नौकरी, आदतें और निवास स्थान। देखिए, लिंग वाइज यानी कि महिलाओं को अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, पुरुषों को अलग होती हैं, तो ये अफेक्ट करता है। आदतें भी अफेक्ट करती हैं। और हमारा जो निवास स्थान है, हम कैसी लोकेशन पे रहते हैं, उससे भी बीमारियों का संबंध काफी हद तक रहता है। परंतु हमारा जीवन साथी जो नौकरी कर रहा है, उससे हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। चलिए, अब जो हमारा अध्याय नंबर 24 है, इसका नाम है स्वास्थ्य बीमा के दावे। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह बात भली भांति समझी जा सकती है कि बीमा एक वादा है और पॉलिसी उस वादे की साक्षी। क्योंकि देखो, वादा इसलिए कह सकते हैं कि भाई बीमा करता और बीमित व्यक्ति के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट वादा ही हो गया है ना। और जो पॉलिसी है वो उस वादे का प्रूफ या फिर साक्षी होती है। बीमाकृत घटना घटित हो जाने होना, जिसके परिणाम स्वरूप पॉलिसी के तहत दावा किया जाता है, उस वादे की असली परीक्षा है। और इस असली वादे की परीक्षा क्या है कि जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी। अब इंश्योरेंस कंपनी उसको कितनी जल्दी जो है दावे की हेल्प, मतलब दावे के रूप में हेल्प करती है ना, तो यही कंपनी की असली परीक्षा होती है। चलिए, अब जानते हैं कि दावा प्रक्रिया में हितधारक कौन कौन होता है। तो देखिए, दावा प्रक्रिया में जो सबसे पहला हितधारक है वो है ग्राहक, क्योंकि उसने पॉलिसी ली है। अगर उसे समय पर मुसीबत के वक्त दावे की रकम नहीं मिलेगी तो सबसे ज्यादा अफेक्ट वही होगा। उसके बाद आ गया मालिक। मालिक आप समझ सकते हैं कि बीमा कंपनी का मालिक हो गया जैसे, ठीक है। फिर है अंडर राइटर, जिसने अंडर राइटिंग की थी। फिर आ गया जी नियामक। नियामक जैसे कि भारत में नियामक है IRDAI। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि TPA। बीमा एजेंट और ब्रोकर, प्रदाता या फिर अस्पताल। तो ये सभी दावा प्रक्रिया में हितधारक की भूमिका निभाते हैं। बीमा खरीदने वाले जो ग्राहक है, ग्राहक ही दावे का प्राथमिक हितधारक होता है। तो आपने याद रखना है ये कि जो सबसे पहला या मेन जो हितधारक है ना, प्राथमिक, वो कौन होता है? ग्राहक होता है। ठीक है ना। जैसे अभी हमने बात की कि ग्राहक ही है, अगर उसे दावे का पैसा नहीं मिला तो सबसे ज्यादा उसी इफेक्ट होएगा, है ना। तो जो प्राथमिक हितधारक है वो कौन है? ग्राहक है। उसके बाद बात की गई है कैशलेस दावे की। कैशलेस क्या है? जितनी भी आजकल प्राइवेट सेक्टर की हेल्थ इंश्योरेंस हो रही है, वो सभी कैशलेस है। कैशलेस में क्या होता है कि हमें, जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें कार्ड मिल जाता है। उस कार्ड को हम यूज करके अपना इलाज करवा सकते हैं। पैसा हमें खर्चने की जरूरत नहीं रहती है। जो बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल से खुद सेटल कर लेती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैशलेस दावे में नेटवर्क अस्पताल बीमाकर्ता TPA से पूर्व अनुमोदन के आधार पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है और बाद में दावे के निपटान के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि बीमा कंपनी को बीमा दावे के मामले में धोखाधड़ी का संदेह होता है तो उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि किसी ने क्लेम किया, पर जो उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश किए हैं उसमें ना बीमा कंपनी को कुछ गड़बड़ के डाउट हो रहा है ना। तो क्या होगा? क्लेम थोड़ा देर रोक दिया जाएगा, जांच के लिए भेजा जाएगा। दावे की जांच बीमाकर्ता TPA या फिर TPA द्वारा आंतरिक रूप से की जाती है, या फिर किसी पेशेवर जांच एजेंसी को इसे सौंप दिया जाता है। ठीक है, सर्वेयर सुना होगा आपने। उसके बाद यहाँ दावा प्रक्रिया में ना स्टेप्स बताए हुए हैं सारे। देखो, सबसे पहले दावा प्रक्रिया के लिए जो स्टेप्स है ना, उनमें क्या है कि अगर मान लीजिए क्लेम की जरूरत पड़ जाती है, मतलब कोई व्यक्ति के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया, अब उसे क्लेम लेना है, तो दावा प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप क्या है कि सूचना देना। आपकी क्या ड्यूटी रहेगी मिसहैपनिंग हो जाने के बाद? कि इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देनी है। फिर उसका पंजीकरण करवाना है। दस्तावेजों का सत्यापन, मतलब जो दस्तावेज आपने दिए हैं वो सत्य हैं, उनका सत्यापन होगा। बिलिंग की जानकारी एकत्र करना, दावे की कोडिंग करना, दावे पर कार्यवाही या फिर अधिनिर्णय,
अंतिम देय दावे पर पहुंचाना, दावे का भुगतान, दस्तावेजों की कमी का प्रबंधन या अतिरिक्त आवश्यक सूचना, दावे का अस्वीकरण, अ, अधिक विस्तृत जांच हेतु संदिग्ध दावे, दावा दस्तावेजों का प्रबंधन और दावे का ऑडिट। तो ये पूरा का पूरा दावा प्रक्रिया के स्टेप्स बताए गए हैं। चलिए अब आगे हैं अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य बीमा दावा प्रक्रिया में हितधारक नहीं है? तो भाई ग्राहक, पुलिस विभाग, नियामक और टीपीए। तो पुलिस विभाग ही नहीं है, बाकी सभी तो है हितधारक, ग्राहक भी है, नियामक भी है, टीपीए भी है, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अस्पताल में रखा जाता है जिसमें किसी मरीज के इलाज का पूरा ब्यौरा होता है? ऑप्शंस हैं जांच रिपोर्ट, डिस्चार्ज सारांश, केस पेपर, अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो इसका देखिए सही जो उत्तर है वो जांच रिपोर्ट है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर आ जाएगा। दावे की स्थिति के आधार पर बीमाकर्ता की पुस्तकों में सभी दावों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए किस रूप में जाना जाएगा? पुलिंग, लेखांकन, आरक्षित करना और निवेश करना। तो इसे ना आरक्षित करना कहा जाता है। क्या कहा गया है? क्वेश्चन क्या है कि दावे की स्थिति के आधार पर बीमाकर्ता की पुस्तकों में सभी दावों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को आरक्षित करना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। स्थायी पूर्ण विकलांगता दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है? मतलब कोई व्यक्ति है जो स्थायी पूर्ण विकलांगता दावा मतलब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है? ठीक है, दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत भरा हुआ व्यक्तिगत दुर्घटना दावा फॉर्म, ये तो लगाना पड़ेगा। बीमा पॉलिसी की प्रति, ये भी लगानी पड़ेगी। सिविल सर्जन या किसी समकक्ष सक्षम डॉक्टर से स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जो बीमित व्यक्ति की विकलांगता को प्रमाणित करता है, तो भाई ये भी लगाना पड़ेगा। इलाज करने वाले डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि बीमित व्यक्ति अपने सामान्य कर्तव्यों को करने में के लिए फिट है। भाई आप अप्लाई कर रहे हो किसके लिए? स्थायी पूर्ण विकलांगता दावे के लिए। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट लगा दोगे तो क्लेम वहीं पर रुक नहीं जाएगा, रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अधिकांश अस्पताल सभी अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियों से भुगतान की गारंटी स्वीकार करते हैं जब बीमा धारक उन्हें वैध डैश बीमा पॉलिसी प्रदान करता है। देखिए कौन सी? कानूनी दायित्व, कोरोना रक्षक, विदेश यात्रा या बंदोबस्ती। तो इसका सही उत्तर है विदेश यात्रा, है ना? विदेश यात्रा बीमा पॉलिसी जो है ना, ये जब प्रस्तुत की जाती है तो अधिकांश अस्पताल जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियों से भुगतान की गारंटी स्वीकार करते हैं। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन बीमा दावा प्रक्रिया में हितधारक नहीं है? तो हितधारक अब इनमें बताना है कौन नहीं है ना? पहले हमने क्वेश्चन क्या उसमें पूछा था कि कौन है, अब इनमें कौन नहीं है ये बताना है आपने। बीमा कंपनी के शेयर धारक, मानव संसाधन विभाग, नियामक, टीपीए। तो देखिए जो हितधारक नहीं है ना वो ऑप्शन जो है कौन सा है? मानव संसाधन विभाग नहीं है, ठीक है ना? ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर है। दावे की स्थिति के आधार पर बीमाकर्ता की पुस्तकों के में सभी दावों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को क्या कहा जाता है? तो भाई उसे पूलिंग कहेंगे, प्रावधान कहेंगे, आरक्षित कहेंगे या फिर निवेश कहेंगे। तो उसे कहा जाता है आरक्षित। रिजर्व राशि होती है ये, वो अलग रख दी जाती है। जैसे हम जब प्रीमियम जमा करवाते हैं ना, तो उस प्रीमियम में से कुछ भाग मैनेजमेंट के खर्चों में चला जाता है, कुछ भाग हमारे लिए ऐड होता रहता है और कुछ भाग ऐसा है जो कि रिजर्व आरक्षित रख दिया जाता है ऐसे केसेस के लिए जिनमें दावा प्रक्रिया होगी, मतलब कोई क्लेम आ जाता है तो उसका पैसा देने के लिए उसे पैसे को क्या किया जाता है? आरक्षित कर दिया जाता है, अलग से रख देते हैं, ठीक है? ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। डैश का भुगतान सहायता कंपनी द्वारा पहले ही कर दिया जाता है और बाद में बीमा कंपनी से दावा किया जाता है। तो आपको बताना है उसे क्या कहते हैं भाई, जिसमें भुगतान सहायता जो है ना वो कंपनी द्वारा पहले ही हो गई है, बीमा कंपनी से दावा बाद में किया जाएगा। तो उसे कहते हैं जमानत बॉन्ड मामले,
ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे बीमा दावा प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारक माना जाएगा? अब आपको पता है प्राथमिक हितधारक यहाँ पर ग्राहक ही होता है ना? ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर आएगा। गिरीश सक्सेना के बीमा दावे को बीमा कंपनी ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार किए जाने की स्थिति में बीमाकर्ता को प्रतिनिधित्व करने के अलावा गिरीश सक्सेना के पास क्या विकल्प उपलब्ध है? तो भाई क्या करे बेचारा, उसका जो अपना था केस वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, है ना? तो अब क्या करे, कहाँ जाएगा? इन्होंने कहा है सरकार से संपर्क करे, कानूनी अधिकारियों से संपर्क करे, बीमा एजेंट से संपर्क करे, या फिर मामले के अस्वीकार हो जाने की स्थिति में कुछ भी नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किया नहीं जा सकता। वैसे तो भाई ऑम्बर्ट्समैन बने हुए हैं, पर यहाँ पर ऑम्बर्ट्समैन के ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बन जाएगी बी के जो कानूनी अधिकारी है ना उनसे संपर्क किया जाए। कानूनी अधिकारी हो जाते हैं ऑम्बर्ट्समैन के ऑफिसर, है ना? तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर आ जाएगा। राजीव महतो द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बीमा दावे की जांच के दौरान बीमा कंपनी को पता चला कि राजीव महतो के बजाय उनके भाई राजेश महतो को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। राजीव महतो की पॉलिसी फैमिली फ्लोटर प्लान भी नहीं थी। तो यह एक डैश धोखाधड़ी का उदाहरण है। देखो भाई, केस समझ आ गया ना? क्या है, जो राजीव महतो है उसकी उसने ली अपने लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, और बीमार हो गया उसका भाई राजेश, इलाज करवा दिया राजेश का, और फिर क्लेम लेने लग गया कि जी क्लेम दे दो अपनी पॉलिसी के फेवर में। जब ये पाया गया, चेक किया गया, तो ये देखा कि भाई वो तो बीमार ही नहीं हुआ था, इलाज तो हुआ उसके भाई का, और जो उसकी पॉलिसी है वो भी फैमिली फ्लोटर नहीं है। तो ये कैसी धोखाधड़ी है? तो ये धोखाधड़ी देखो, चेक करो ऑप्शंस क्या है। प्रतिरूपण है, मनगढ़ंत कहानी है, खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर बताना है, या फिर आउट पेशेंट उपचार को इन पेशेंट में बदल दिया गया। तो देखो ऐसे केसेस जहां पर ये देखो गड़बड़ी की है इसने, है ना, तो उसे ना प्रतिरूपण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में घरेलू अस्पताल में भर्ती होने को कवर किया जाता है? ठीक है, घरेलू अस्पताल में भर्ती होने को कवर किया जाता है। रोगी की स्थिति ऐसी है कि उसे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता। रोगी को अस्पताल या नर्सिंग होम में रहने की जगह की कमी के कारण नहीं ले जाया जा सकता। उपचार केवल अस्पताल या नर्सिंग होम में ही करवाया जा सकता है, और अस्पताल में भर्ती होने की अवधि 24 घंटे से अधिक है। तो भाई देखो भाई, आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी कि रोगी को अस्पताल या नर्सिंग होम में रहने की जगह की कमी के कारण नहीं ले जाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में घरेलू अस्पताल में भर्ती होने को कवर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।